अगर कल सुबह आप गूगल मैप खोलकर अमेरिका के सबसे डेंजरस मिलिट्री बेस की लोकेशन सर्च करें तो गूगल आपको उस जगह तक कभी नहीं ले जा सकता। लेकिन सैटेलाइट्स, पायलट्स, सीआईए ऑफिसर्स और हज़ारों सीक्रेट एम्प्लॉयज़ रोज़ उसी जगह जाते हैं। अगर कोई अजनबी गलती से उस बाउंड्री को सिर्फ 1 इंच भी क्रॉस कर दे तो अमेरिकन लॉ के मुताबिक उसे बिना किसी वार्निंग के गोली मारी जा सकती है। मगर सवाल बाउंड्री का नहीं, सवाल उस चीज़ का है जो उस बाउंड्री के अंदर है। आज इस इन्वेस्टिगेशन के एंड तक एरिया 51 के बारे में आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम देखेंगे कैसे 900 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक मिलिट्री बेस का सबसे बड़ा कवर बन गए, कैसे ऑफिशियल मैप से एक पूरे इलाके को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, कैसे एक एयरलाइन जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती रोज़ सीक्रेट एम्प्लॉयज़ को लेकर उड़ती है, और कैसे कोल्ड वार के दौरान एक ऐसा एयरक्राफ्ट टेस्ट हुआ जिसकी असल स्पीड पायलट को भी नहीं पता थी। सन 1950 कोल्ड वार अपने सबसे खौफनाक दौर से गुजर रही थी। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने पेंटागन के होश उड़ा दिए थे और अमेरिका को एक ऐसा स्पाई प्लेन चाहिए था जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सके, जहां ना सोवियत रडार पहुंच सके ना उनकी मिसाइल्स। 1954 में सीआईए ने इस मिशन को शुरू किया। इस पूरे सीक्रेट मिशन का एक ऑफिशियल कोड नेम था प्रोजेक्ट एक्वाटन। इस मिशन के लिए लॉकहीड के जीनियस एरोस्पेस इंजीनियर क्लेरेंस कैली जॉनसन और सीआईए डायरेक्टर एलन ड्यूल्स ने दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह ढूंढना शुरू की। उन्होंने नेवाडा के रेगिस्तान में एक जगह चुनी, ग्रूम लेक। सीआईए ने सिर्फ खाली रेगिस्तान नहीं चुना था, उन्होंने इंजीनियरिंग और कंसीलमेंट के लिए दुनिया की सबसे परफेक्ट जगह ढूंढ ली थी। ग्रूम लेक एक ड्राई साल्ट फ्लैट था, एक ऐसा सूखा चपटा नमक का मैदान जो नेचुरल रनवे का काम करता था। इसके चारों तरफ के पहाड़ इसे रडार से छुपाते थे, पॉपुलेशन 0 थी और यहाँ साल के 365 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता था। कैली जॉनसन ने इसे कोड नेम दिया ड्रीमलैंड और ऑफिशियल सीआईए डॉक्यूमेंट्स में इसे होमी एयरपोर्ट लिखा गया, मगर दुनिया इसे सिर्फ एक ही नाम से जानती है, एरिया 51। इस रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज़ ने हैरान कर दिया कि एरिया 51 के बिल्कुल साथ नेवाडा टेस्ट साइट थी। यहाँ अमेरिका ने 900 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर रेडिएशन और एक्सट्रीम मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन ने एरिया 51 को दुनिया का सबसे परफेक्ट नेचुरल कवर दे दिया। अगर कोई सिविलियन, जासूस या जर्नलिस्ट वहाँ जाने की कोशिश भी करता तो उसे न्यूक्लियर रेडिएशन का खौफ दिखाकर पीछे हटा दिया जाता। हुकूमत ने इसे इस हद तक छुपाया कि यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिशियल टोपोग्राफिकल मैप से ग्रूम लेक और उसके आसपास के इलाके को हमेशा के लिए इरेज कर दिया गया। ऑफिशियल नक्शों पर यह जगह सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस या खाली रेगिस्तान नजर आती थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ज़मीन पर नहीं, आसमान में था। जब एरिया 51 बना, अमेरिका के पास स्पाई सैटेलाइट नहीं थे। बाद में सोवियत यूनियन ने अपने कोरोना रिकोनेसेंस सैटेलाइट स्पेस में भेजे जो रोज़ाना नेवाडा के ऊपर से गुजरते थे। सीआईए ने एक कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट शेड्यूल बनाया। जैसे ही सोवियत कोरोना सैटेलाइट नेवाडा के ऊपर आता, ग्रूम लेक पर मुकम्मल सन्नाटा छा जाता। सारे सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स, ब्लूप्रिंट्स और प्रोटोटाइप्स को घंटों पहले ही अंडरग्राउंड हैंगर में छुपा दिया जाता। एरिया 51 के आसपास कोई ऊंची दीवार नहीं है, लेकिन आप कभी उस बाउंड्री के करीब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बाउंड्री से काफ़ी मील पहले ही ज़मीन के अंदर बरीड वाइब्रेशन और मोशन सेंसर लगा दिए गए हैं जो ज़मीन पर होने वाली हर हरकत को डिटेक्ट करते हैं। आसपास के पहाड़ों पर वाइट पिकअप ट्रक्स में प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर बैठे होते हैं। इन्हें लोकल कॉमोड्यूट्स कहते हैं। ये ईजी एंड जी सिक्योरिटी के वो लोग हैं जिन्हें बाउंड्री वियोलेट करने पर शूट एट साइट के ऑर्डर होते हैं। लॉस वेगस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रोज़ सुबह सफ़ेद बोइंग 737 जिसके पहलों पर लाल स्ट्राइप और एयरपोर्ट के एक कोने में एक ऐसी बिल्डिंग है जहां ना कोई एयरलाइन का लोगो है, ना डिपार्चर डिस्प्ले, ना पब्लिक टिकट्स, सिर्फ बैज स्वाइप एक्सेस। इसका नाम है जेनेट एयरलाइंस। ये अनमार्क्ड फ्लाइट हर रोज़ हज़ारों क्लासिफाइड वर्कर को रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस के अंदर लेकर जाती है। ग्रूम लेक पर लैंडिंग के बाद एम्प्लॉयज़ को वाइट बस प्रोग्राम के तहत डार्क एंड विंडो बसेस में बिठाया जाता है ताकि वो बाहर की सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ को ना देख सकें। एरिया 51 के ऊपर का आसमान दुनिया का सबसे रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में R4808N कहा जाता है।
फाइटर पायलट्स इस जोन को एक और नाम से पुकारते हैं, द बॉक्स। यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज के दौरान अगर कोई फाइटर पायलट गलती से द बॉक्स के अंदर चला जाए तो बिना किसी कंसेशन के उसे फौरन कोर्ट मार्शल और परमानेंट ग्राउंडिंग का सामना करना पड़ता है। इसी रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में U2 के बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्रोजेक्ट ऑक्सकार्ड। अक्सर लोग समझते हैं कि SR-71 ब्लैक बर्ड पहला मैक 3 स्पाई प्लेन था। हकीकत कुछ और है। SR-71 से पहले CIA सीक्रेटली A-12 टेस्ट कर रही थी। A-12 सिंगल सीटर CIA का अल्ट्रा सीक्रेट प्लेन था जो SR-71 से ज़्यादा तेज़, हल्का और स्टील्थी था। SR-71 बाद में यूएस एयरफोर्स के लिए मैस प्रोड्यूस हुआ। वहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स और पायलट्स को रोड रनर्स इंटरनेशनल नाम की एक हाईली सीक्रेट रिटायर्ड वर्कर एसोसिएशन में शामिल किया गया। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों से भी झूठ बोला कि वो असल में नेवाडा में क्या कर रहे थे, लेकिन एरिया 51 की तारीख सिर्फ अमेरिकन प्लेन्स बनाने की नहीं थी। वो शुरू होती है उस दौर से जब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के फाइटर जेट्स चोरी छुपे हासिल किए। असल खौफ तब पैदा हुआ जब वियतनाम वार के दौरान CIA के पास सोवियत यूनियन के वो सीक्रेट फाइटर जेट्स आए जिनका जवाब पेंटागन के पास नहीं था। इन जेट्स को क्वाइटली नेवाडा के रेगिस्तान में उतारा गया और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोग्राम जिसने मॉडर्न एयर वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब तक दुनिया इस टेक्नोलॉजी को समझती तब तक एरिया 51 के अंदर एक ऐसा आदमी कदम रख चुका था जिसने एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी S4 का नाम लेकर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए।